हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको उर्दू IT अकेडमी की जानिब से प्रोग्रामिंग इन C++ सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम इस सिलसिले के 7वें लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे enum स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट को। enum जो है वो बेसिकली एक वैल्यू टाइप है और इसमें आप क्या करते हैं कि अपनी एक डाटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि हम स्ट्रक्चर्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्स और enums जो हैं ये बेसिकली वैल्यू टाइप हैं। ये वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप क्या होती हैं ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप जस्ट इसको इस तरह से याद रखें कि ये एक वैल्यू टाइप है और इसमें हम करते क्या हैं कि हम जो कांस्टेंट्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं। इसके अंदर कांस्टेंट क्या है कि हम चूँकि पहले पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू आप प्रोग्राम में आप लेटर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको डिफ़ाइन करने का तरीक़ाकार दो है। एक ओल्ड स्टाइल है और एक न्यू स्टाइल है जो कि C++ 11 वर्जन के स्टैंडर्ड्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहले हम प्लेन जो ओल्ड स्टाइल है उसको देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं। कि हम enum लिखेंगे, उसके बाद आप उसका कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे और ये इनिशियलाइज़र लिस्ट के अंदर जो हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो है वो ये याद रखिएगा, इसको एंड करेंगे सेमी कॉलन से। और इसके अंदर जो है हम कॉमा सेपरेटेड जो है वो अपने कांस्टेंट लिख देंगे कि हम किस किस्म के कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। जैसे कि सीज़न में हमने इसमें स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर कर दिया। ये क्लास क्या है, इसको हम enum क्लास बेसिकली सेम है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि C++11 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसको मैं डिस्कस करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप याद रखिएगा कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी, ये आपकी enum के अंदर इस लिस्ट में ये ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगी। आप इसको और रेस्ट जो है फिर वो फर्दर जो है वो 1, 2 एंड 3 एंड जितने भी आप इसको कॉमा सेपरेट से कांस्टेंट बनाएंगे। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको enum को जो है वो इक्वल साइन 1 कर देंगे तो वो जो नेक्स्ट है वो फिर 2, 3 एंड 4 से इंडेक्स इनका स्टार्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल करके देखते हैं कोड ब्लॉक्स में। ओके, एक नया प्रोजेक्ट जो है वो इसमें ऐड किया कर लेते हैं हम। एक फाइल और न्यू प्रोजेक्ट और कंसोल एप्लीकेशन। क्योंकि अभी हमारा सारा एम्फेसिस कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर है तो हम कंसोल एप्लीकेशन जो है वो ऐड कर लेते हैं और कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गो और नेक्स्ट C++ मेक श्योर यहाँ पे अपने आप enum प्रोजेक्ट का कोई भी नेम दे दें। मैं इसको enum मैंने एक पहले से क्रिएट किया हुआ है लेकिन उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। इसको आप जस्ट समझें enum प्रोजेक्ट का नाम मैंने रख दिया enum SW। ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। और इसकी सोर्स फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, दूसरी जो है उसको हम क्लोज़ कर देंगे फ़िलहाल। और देखें कि ये जो आपका लेफ़्ट साइड में जो आपकी प्रोजेक्ट पेन है, मैनेजमेंट जो पेन है, इसमें आप पेन है, सॉरी पेन कह रहा हूँ, इसमें आप देखें कि ये आपका जो बोल्ड प्रोजेक्ट नेम है ये आपका करंट जो है एक्टिवेटेड इस वर्क स्पेस में प्रोजेक्ट है। इस वर्क स्पेस में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप करते जाएंगे तो वो उनके नाम जो है वो आपके इसी तरह से एक लिस्ट ट्री बनती जाएगी। आप अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट एक्टिव करना चाहते हैं, ये एक्टिव से क्या मुराद है कि जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो उस प्रोग्राम की जो मेन फाइल है वो रन करेगी। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो उसका तरीका ये है कि आप प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और उसको एक्टिवेट प्रोजेक्ट कर दें। आप देखेंगे कि वो दूसरे वाला अब बोल्ड हो गया। अब मैं अगर प्रोग्राम को रन करूँगा, दो मेरे सामने ये इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल ओपन है लेकिन ये इसको रन नहीं करेगा, वो इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल जो है मेन वाली उसको रन करेगा। इसको अगर मैं रन करूँ तो ये देखें इसकी आउटपुट डिफरेंट है। इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ चूँकि अभी हम enum से जो है वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो वो क्या है, प्लेन ओल्ड स्टाइल में हम क्या करेंगे कि enum लिखेंगे
और सपोज़ मैं डिक्लेयर करता हूँ इसका कोई वेरिएबल, और मेक श्योर कि इसमें इक्वल नहीं होगा। आप जस्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो इसकी लिस्ट बना देंगे। जैसे अगर मैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे इस तरह से मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, ये इसका जो फर्स्ट जो आपका कांस्टेंट होगा इस इनिशियलाइजर लिस्ट में, इस ई नाम की, वो उसकी वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। इसको हम आउटपुट भी करके देख लेते हैं। अगर मैं इस डे जो है वो ई नाम का जो है वो आउटपुट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि डे डॉट पहले हम इस ई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डे का डी इज़ इक्वल टू 1 मैं अगर कर देता हूँ, तो ये 1 जो है ये बेसिकली ट्यूसडे को जो है वो रेफ़र करेगा, क्योंकि और अगर मैं सी आउट डी करूँ तो इसको जो है वो, और अगर इसको 1 की बजाय मैं ट्यूसडे लिख दूँ तो इट्स द सेम। आप देखेंगे कि इसको 1 आउटपुट करना चाहिए। ये देखें, ठीक है। अब मैंने ये कांस्टेंट यूज़ क्यों किया? ये इसलिए हम यूज़ करते हैं कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है ना वो जो है बेहतर हो जाए। अगर मैं ये सपोज़ डी इज़ इक्वल टू 1 करता हूँ, तो मुझे क्या बताइए डे डी इज़ इक्वल टू 1 क्या है? तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, से ये मंडे है, तो ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है वो बेहतर होगी। ऐसे मुझे पता है कि ये मंडे क्या चीज़ है, कि ये डे है, ठीक है। तो दो इसके बैक एंड पे जब ये कंपाइलर जो है वो इम्प्लिसिटली इनको कन्वर्ट कर देता है, इनकी वैल्यूज़ को इंटीजर में, ठीक है, तो वो आउटपुट क्या करेगा, वो जो इसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी, इस टाइम ये मंडे जो है वो 0 इंडेक्स पे है, तो वो इसको 0 आउटपुट करेगा। ये चीज़ जो है ये बिल्कुल इस चीज़ के इक्वल है। अगर मैं अपने प्रोग्राम में लिखूं कांस्टेंट इंट और इस तरह से नहीं, अगर मैं लिखूं डिफ़ाइन, हमने डिफ़ाइन जो है वो प्री प्रोसेस पढ़ा है कि नहीं, लेकिन अगर सपोज मैं इस तरह से डिफ़ाइन करूँ कांस्टेंट इंट मंडे इज़ इक्वल टू 1 और 0 अगर मैं इसको लिख दूँ MON, तो ये बेसिकली इसी चीज़ की इक्वल है कि अगर मैं इसको मंडे को 0 इसमें डिक्लेयर कर रहा हूँ इस लिस्ट में, ये चीज़ अगर मैं इस तरह से पूरे वीक के लिए बना दूँ, तो आप को समझ आएगी कि ये बेसिकली दोनों चीज़ें इक्वल ही होंगी, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट डिक्लेयर करने का मेथड है, और ये भी कांस्टेंट आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मंडे और ट्यूसडे इज़ इक्वल टू 1 कर दें, वेडनेसडे, अब ये देखें उसने ये कहा ये कांस्टेंट इंटीजर जो है वो वेडनेसडे है, तो इसको आप 2 कर दें, एंड सो ऑन। और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट MON लिखूँगा, तो इसका मतलब है कि ये जो 0 है इसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ। ओके, वो कह रहा है कि ये बेसिकली जो है वो कन्फ्लिक्टेड हो गया। अब वो कन्फ्लिक्ट दे रहा है मंडे और ट्यूसडे, और इस कांस्टेंट में उसको वो कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, इसलिए वो उसने जो है वो एरर दिया है।
सपोज इसको मैं अगर चेंज कर दूँ डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू कर दूँ तो अब ये कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो वो जो है वो जस्ट समझाने के लिए जो था वो ये कि ये अगर आप कांस्टेंट इस तरह से डिक्लेयर करें और इस तरह से करें इट्स द सेम। लेकिन अगर मैं जो है वो कहूँ कि ये जो WMON है इज़ इक्वल टू 3 कर दो, तो इज़ इट पॉसिबल? आप कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते, तो ये एरर आएगा मेरे पास। आप देखेंगे उसने एक एरर जनरेट किया है, असाइनमेंट ऑफ अ रीड ऑनली वेरिएबल। अब जब आप कांस्टेंट लिख के उसके आगे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो रीड ऑनली है। इसका मतलब है कि आप इसको रीड सिर्फ कर सकते हैं, आप इसको ओवरराइट या इसको चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली ये चीज़ ईनम में भी है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन C++ में एक स्टाइल उन्होंने ईनम का दिया, आप इस तरह से भी कांस्टेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके कांस्टेंट्स का मैं बहुत सी जगह पे एक तो फ़ायदा ये है कि आपकी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बेहतर हो जाती है। और अगर इसी तरह से मैं जो है वो D इज़ इक्वल टू मंडे है और अब D इज़ इक्वल टू 80 कर दूं तो व्हाट हैपन। ठीक है, अब इसको देखें कि क्या ये पॉसिबल है। नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि आपने इंटीजर से जो है वो इस वेरिएबल डे में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, जो कि वो उसको एक एरर जनरेट कर रहा है, इनवैलिड कन्वर्जन का एरर दे रहा है। तो इसको जो मैं असाइन कर सकता हूँ, मैं वो इन्हीं कांस्टेंट में से वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ। मेरे पास जो मैक्सिमम है 0, ये देखें उसने ऑटोमेटिकली शो भी किया, ये 1 2 3 4 5 6 है। लेकिन अगर मैं सपोज़ इसको D इक्वल टू 6 करता हूँ तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि आप इस कांस्टेंट वैल्यू से इसको इंटीजर वैल्यू में असाइन कर रहे हैं। लेकिन जब मैं अगर इसको SUN कर दूंगा तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये टाइप कन्वर्जन क्या है, इसको हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये आने वाले लेक्चर में इसको टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका, अच्छा एक अगर सपोज मेरे पास एक और इसी तरह से एक मैंने एक इनम्यूरेटेड लिस्ट बनानी है, ऐसे मेरे वर्किंग डेज सपोज एक बनाई है, तो इसमें भी अगर मैं मंडे लिखूँगा और वेंसडे लिखता हूँ और फ्राइडे, ये मेरे 3 डेज जो हैं वो वर्किंग डेज हैं। तो इज़ इट पॉसिबल अगर मैं इधर वर्किंग डेज का एक क्रिएट करता हूँ, उससे कोई भी वेरिएबल माइन इज़ इक्वल टू और MON करता हूँ, तो ये यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट सा जनरेट हो रहा है कि वो इस कांस्टेंट को लेगा या इस कांस्टेंट को लेगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि वो एक एरर जनरेट कर रहा है। ठीक है, रीडिक्लेरेशन ऑफ MON, तो वो उसको वो कन्फ्लिक्ट जनरेट कर रहा है, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है। इसलिए जो C++ का जो नया वर्जन था, उन्होंने ये एक ये कीवर्ड इसके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया क्लास का। तो आप ये enum क्लास यूज़ कर लें। ठीक है, अब ये इसमें कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप इस क्लास के अंदर जो कांस्टेंट है, इनको रिजॉल्व करने के लिए आपको उनका स्कोप बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्कोप बताने का तरीका क्या है कि आप उसको वो लिखेंगे उसकी क्लास का नेम, वर्किंग डेज, और फिर इस तरह से आप उसको बताएंगे कि ये वर्किंग डेज क्लास के अंदर मंडे जो है। ठीक है, इसको अगर अब आप रन करेंगे तो ये कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे माइन को प्रिंट करूँगा तो इसको जो है वो अगर मैं इसको जो इंडेक्स वैल्यू इज़ इक्वल टू 3 करता हूँ और इसको जो है इज़ इक्वल टू 1 करता हूँ, अब जो D है, ये जो प्लेन ओल्ड
स्टाइल है इनोमरेशन का, इसमें जो है इसको इसका इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर दिया तो ये नेक्स्ट वाले 2 3 4 5 6 एंड 7 हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैंने उसका मंडे 3 किया तो ये 4 एंड 5 तक जाएंगे। अब जब आप इनोमरेशन क्लासेस के साथ करेंगे तो ये मेक श्योर आप उसका क्लास का नेम और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ बताएंगे कि ये इस तरह से, जबकि ओल्ड में आप जस्ट इज इक्वल करके आप बता सकते हैं। ओके माइनस का वर्किंग डेज ऑफ मंडे, ओके अब यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्किंग डेज और डॉट माइन पॉसिबली स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ लिखूँगा माइन, पर ये कन्फ्लिक्ट ही आएगा, इसको सच कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। माइन इज नॉट अ मेंबर ऑफ मेन फंक्शन। ओके राइट, सी आउट माइन यहाँ पे वो एरर जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर मैं सी आउट डी करूँ तो वो ये उसको संडे की वैल्यू जो है वो प्रिंट आउट करनी चाहिए। अब 7, चूँकि मैंने यहाँ पे उसका इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया था उसने अब 7 प्रिंट किया। अगर मैं ये इंडेक्स नहीं दूंगा तो वो 0 बेस्ड होगा, तो इसको इज इक्वल 1 कर दें। ओके ओके यहाँ पे वो बेसिकली एक एरर जनरेट कर रहा है कि ये जो आप स्ट्रीम जो है वो इंसर्शन कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, नॉर्मली क्या है कि जब ओल्ड आप इनम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने ये ओल्ड स्टाइल का जो एक डे वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, तो वो कंपाइलर इम्प्लिसिटली जो है उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट करता है और उसको वो उसकी जो वैल्यू है MON इसको वो शो कर देगा 1, राइट। सॉरी संडे है तो वो 7 उसने शो कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको असाइन किया 7। लेकिन जब आप क्लास से शो करते हैं तो वो इस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से वो वैल्यू तो असाइन हो रही है, लेकिन इसके पास वो बेसिकली वो वैल्यू माइन के पास जो वैल्यू आ रही है उसको वो कंपाइलर जो है वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं कर रहा डाटा टाइप में। तो इसलिए मैंने जो है वो कहा था कि मैं आपको ये नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि आप किसी डाटा टाइप को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, लेट्स सी कि अब ये काम करेगा। इट्स वर्किंग नाउ, राइट। ये उस वक्त वो एरर जनरेट कर रहा था कि ये जो आप सी आउट कर रहे हैं इसके लिए ये वर्क नहीं कर रहा इस न्यू स्टाइल के लिए, राइट। तो इसके लिए वो क्या है कि आप इस कांस्टेंट वैल्यू को कन्वर्ट करें टू इंटीजर एंड देन आप शो कर सकते। ये ओल्ड स्टाइल है कन्वर्ट करने का, कास्टिंग इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना। तो जो ये इम्प्लिसिटली ये जो वैल्यूज़ हैं ये कन्वर्ट नहीं होती हैं ये क्लास के अंदर, ये आप ज़हन में रखिएगा। कंपाइलर जो है इन वैल्यूज़ को क्लास, अगर इनम क्लास यूज़ करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट नहीं करता इंटीजर में, जबकि नॉर्मल जो है उसको वो कन्वर्ट इम्प्लिसिटली कर देता है। इम्प्लिसिटली मीन वो खुद से इसको कन्वर्ट कर देता है, जबकि यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ रहा है। हम खुद से इसको इन्फोर्स कर रहे हैं कि इस वैल्यू को कन्वर्ट करो इंटीजर में, देन सी आउट करो। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो जो ये जो डिफ़ॉल्ट स्कोप रेजोल्यूशन से जो वैल्यू कांस्टेंट की आ रही है, सी आउट इसको रिकग्नाइज नहीं करता, तो वो एरर जनरेट कर रहा था, ठीक है।
तो ये जो टाइप कास्टिंग है इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप जस्ट ओल्ड स्टाइल में आप ये समझ लें कि आप एक टाइप से दूसरी टाइप में जो है वो वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप टाइप कास्टिंग करते हैं तो चांसेस हैं कि आपका जो डाटा है किसी वेरिएबल के अंदर वो लॉस्ट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है ए और इसमें वैल्यू है 10, राइट, और एक मेरे पास फ्लोट वेरिएबल है और इसमें जो है वैल्यू है बी वेरिएबल है और इसमें वैल्यू है 10.56, राइट, क्योंकि हम इसमें डेसिमल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं इस फ्लोट को कन्वर्ट करूंगा इंटीजर में तो व्हाट हैपन, इसको करके देखते हैं। मैं सी आउट करता हूँ, राइट, और इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो फिर मैं क्या करता हूँ कि इसके इर्द गिर्द पैरेंथेसिस लगाऊंगा इंटीजर के कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद मैं लिखूँगा कि कौन सी जो वैल्यू है उसको करना है, या जैसे यहाँ पे मैंने पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। ये ओल्ड स्टाइल है। जो न्यू स्टाइल है स्टैटिक कास्टिंग और तरह की कास्टिंग है जो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप जस्ट इसको समझाने के लिए ये आप किसी एक टाइप से दूसरी टाइप में जब कन्वर्ट करते हैं तो चांसेस हैं कि आपका जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाए। इस केस में हमें पता है कि ये जो इंटीजर है ये डेसिमल वैल्यूज़ को सेव नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, कंपाइलर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। जो इंटीजरल पार्ट है या इंटीग्रल पार्ट है उसको तो वो कन्वर्ट करेगा, जो बाकी वैल्यू है उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। इसको अब देखें, ये उसने बेसिकली 10 जो है वो आउटपुट किया, ये 3 जो है वो इसकी आउटपुट आ रही है आपके पास जो पहले मैंने किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि वो उसने कन्वर्ट किया और 10 आउटपुट कर दिया। सिमिलरली आप अगर जो है वो इंटीजर से फ्लोट में आएंगे तो इसमें आपके चांसेस है कि वो डाटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि फ्लोट जो है वो इजीली इंटीजर टाइप की रेंज को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह आपको थोड़ी सी जो है वो केयर करनी पड़ेगी कि आप जब आप कन्वर्जन कर रहे हो या टाइप कास्टिंग कर रहे हो तो आप देखिएगा कि आप किस टाइप से किस टाइप में डाटा लेके जा रहे हैं और आपका कितना डाटा लॉस्ट हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डाटा है या जस्ट इट्स फाइन टू कॉस्ट। इसको हम और जो डिफरेंट किस्म की टाइप कास्टिंग है इसको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जस्ट अब आपको समझ आ गई होगी कि इन्यूमरेशन जो है वो बेसिकली क्या है कि अपने प्रोग्राम में जब आप एक तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, दूसरा ये है कि आप जब प्रोग्राम में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो इजी हो जाता है इससे आपको। ये जस्ट मैंने इसकी एक एग्जांपल इस तरह से करके देख लेते हैं कि सपोज़ मैंने 100 लाइन ऑफ कोड लिखा है और हर जगह पे जो है वो मैंने डे इज़ इक्वल टू 1 किया हुआ है, या इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक हमारे पास कांस्टेंट है जो कि सपोज मैंने डिफ़ाइन किया है कांस्टेंट इंटीजर पाई, सपोज पाई इज़ इक्वल टू 3.14, राइट, सपोज फॉर एग्जांपल। तो अब जहाँ जहाँ मैं पाई यूज़ करूँगा कंप्यूटर क्या करेगा, इस 3.14 वैल्यू को मेरे प्रोग्राम में कन्वर्ट करके जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसको अब मैं अपने प्रोग्राम में पाई यूज़ करूँगा जहाँ पे भी करूँगा, ठीक है। और सपोज आफ्टर सम टाइम मेरे पास कोई आता है वो कहता है जी कि ये पाई की वैल्यू को मोर प्रेसिजन दें, उसकी जो भी और भी वैल्यू इसके साथ आ सकती है वो आप करें। तो बजाय इसके कि मैं अगर मैंने यही वैल्यू को पूरे प्रोग्राम में लिखा होगा हर जगह पे तो मैं बार बार उस जगह पे जाके चेंज करूं, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इस टॉप लोकेशन पे आऊँगा जहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया हुआ है पाई को कांस्टेंट, तो इधर एक जगह पे मैं चेंज करूँगा तो बाकी जगह पे जहाँ पे भी मैंने पाई यूज़ किया होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसका एक ये भी फ़ायदा होता है।
और ये जो कांस्टेंट डिक्लेयर करना या आप इन्यूमरेशन जो है वो इस तरह से, ये सेम ही चीज़ है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल करके बता दी, राइट। इसके अलावा जो है वो दूसरी चीज़ जो हम आज स्टडी करेंगे वो है स्विच। Oh, where is switch? Did I lost? Right. तो enum के बाद जो है, ये मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है शायद, इस jumping to, एक मिनट, sorry for the delay. Right. enum हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। स्विच स्टेटमेंट्स, स्विच स्टेटमेंट क्या है कि ये हमें अलाउ करता है कि एक वेरिएबल की अगेंस्ट हम जो है वो इक्वालिटी चेक करें कि आया इस वेरिएबल जो है इसके अगेंस्ट जो है वो कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो उनके केसेस मैच कर रहे हैं। ये बेसिकली स्विच की तरह, इफ़ की तरह काम करता है, लेकिन इसमें हम ये याद रखिएगा कि एक किसी एक वेरिएबल की वैल्यू के अगेंस्ट ही हम कुछ केसेस को डिसाइड कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे, इसका फ़्लो क्या है कि आपने एक एक्सप्रेशन दी होती है कि स्विच को, और फिर उसके बाद केसेस लिखे होते हैं कि अगर ये वाला केस है तो ये काम करो, अगर केस ये है तो ये काम करो, थर्ड केस है तो ये काम करो, और उसके बाद आप इसको एक डिफ़ॉल्ट केस दे देते हैं कि अगर इनमें से कोई भी नहीं तो डिफ़ॉल्ट केस में ये काम करो। ये बेसिकली इफ़ की तरह है, लेकिन इफ़ में आप क्या करते हैं कि मल्टीपल एक्सप्रेशंस के अगेंस्ट कोई वैल्यू चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप सिंगल जो है वो इंटीजर वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो डिसीजन ले सकते हैं कि केस, इन केस दिस इज़ द वैल्यू, देन ये डिसीजन करना है। इसकी भी एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल भी हम करके देखते हैं। स्विच की कोड ब्लॉक ओपन करते हैं और हम ये करते हैं कि सपोज हमारे पास जो है वो एक enum हम डिक्लेयर करते हैं। पहले एक ओल्ड स्टाइल का हम डिक्लेयर करते हैं डे, और इसमें हम लिस्ट इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, सॉरी। और फिर हम यहाँ पे स्विच करते हैं। स्विच और किसके अगेंस्ट करेंगे, हम कहते हैं कि डे के अगेंस्ट करो स्विच, राइट। अब ये इसका सिंटैक्स ये है कि आप एक कर्ली पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस एक ब्लॉक बनाएंगे, स्विच लिखेंगे और उसको आप एक वेरिएबल। अब यहाँ पे हम एक और काम करते हैं, डे टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इस डे टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डी। इस डी को हम पास करेंगे इस स्विच को, राइट। अब चेक करते हैं कि अगर केस, अब डी के पास क्या वैल्यू आएंगे, ये इनमें से कोई भी कांस्टेंट आएंगे, राइट। लेकिन ये कंपाइलर इनको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इंटीजर पार्ट आएगा। तो अगर मैंने इंडेक्सेस दिए होंगे तो ज़ीरो है, अगर वो नहीं है, सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स नहीं दिए तो ये ज़ीरो बेस्ड है, राइट। तो अगर हम कहेंगे कि केस ज़ीरो, अगर तो ये स्विचिंग करते हैं तो केस हमारे पास ज़ीरो है, और यहाँ पे हम d इज़ इक्वल टू जो है वो MON कर देते हैं, राइट। यानी हमारे पास फर्स्ट ज़ीरो है, राइट। और फिर इसका सिंटैक्स केस लिखने का ये है कि आप स्विच लिखेंगे और विद इन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आप वेरिएबल पास करेंगे, और यहाँ पे ब्लॉक के अंदर आप केस लिखेंगे। केस लिखेंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि क्या केस हो। मीन इससे इस पार्ट में हम कहते हैं कि केस ज़ीरो है, तो फिर हमें ये कॉलन लगाने हैं। तो नेक्स्ट हम उसको बताते हैं कि हमें क्या करना है, राइट। तो हम कहते हैं कि सी आउट करो मंडे, राइट।
ये बिल्कुल सी प्लस उसके इफ़ की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसमें जस्ट आप किसी एक इंटीजरल वैल्यू के अगेंस्ट या कोई एक्सप्रेशन के अगेंस्ट वो काम करेंगे। इफ़ में हम क्या करते हैं कि मल्टीपल एक्सप्रेशन और बूलियन एक्सप्रेशन को ऐड करके उसकी बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम कहते हैं कि वो मंडे लिखो, और देन हम कहते हैं कि इस केस को ब्रेक कर दो, राइट। अगर मैं ब्रेक नहीं लिखूँगा तो क्या होगा, इसको हम आगे देखते हैं। तो सिमिलरली इसको कॉपी करेंगे और एक और केस लिखेंगे कि अगर 1 है, राइट, तो हमें पता है कि 1 हमारे पास जो है वो ट्यूसडे है, तो हम इसको कहेंगे कि ये ट्यूसडे है, राइट। अभी जस्ट इतना ही करके देखते हैं। इस एग्जांपल में अभी d इज इक्वल टू मंडे है, तो कंपाइलर इस मंडे को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा ओल्ड जो स्टाइल है उसके हिसाब से। तो वो इसको ज़ीरो इंडेक्स देगा और ज़ीरो केस पे जाएगा, स्विच करेगा और केस ज़ीरो देखेगा और मंडे को आउटपुट करना चाहिए, राइट। इसको हम रन करते हैं तो वो देखें उसने मंडे आउटपुट किया। लेकिन अगर मैं इसको मंडे की जगह ट्यूसडे कर दूँ कांस्टेंट, राइट, तो आप देखेंगे कि अब वो ट्यूसडे प्रिंट आउट कर रहा है, क्योंकि ये वो इस केस को मैच करता है और इसके क्योंकि ये केस 1 है और ये 1 जो है वो बेसिकली कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके इसको वो 1 दे रहा है, राइट, इस कांस्टेंट वैल्यू को। ये इम्प्लिसिट कास्टिंग कर रहा है। लेकिन जब अगर हम क्लास यूज़ करेंगे तो फिर इसमें ये हमें पहले से एक्सप्लिसिट जो है वो कास्टिंग करेंगे और देन हम उसको स्विच को पास करेंगे। उसको भी करके देख लेते हैं। मैं इसको क्लास कहता हूँ। सिमिलरली जस्ट वही सिंटैक्स है, इसमें क्लास ऐड कर दिया और इस डे टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसको मैंने कहा कि ये जो डे है मेरे पास डाटा एन्यूमरेशन लिस्ट, इसमें से ट्यूसडे जो है वो डी के पास है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो अगेन वही एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये उसने इसको ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया। तो हम क्या करते हैं कि इसको इस डी को जो है वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, आई होप सो। राइट, तो मैंने जस्ट क्या किया कि इस डी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करो और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो केस चेक करो। तो ट्यूसडे क्या है, 0 1, तो वो क्या करेगा कि ये ज़ीरो केस को मैच नहीं करेगा, इसको नेक्स्ट केस पे जाएगा और ट्यूसडे उसने आउटपुट कर दिया। सेम चीज़ ये इन्यूमरेशन और स्विच इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी इन्यूमरेशन और स्विच स्टेटमेंट की। इसकी प्रैक्टिस करें। एक अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास अभी टाइम है इसको किसी एग्जांपल को करने का, चले इस तरह से करते हैं कि एक एग्जांपल करते हैं इस स्विच की। एग्जांपल ये हम करना चाह रहे हैं कि मैंने आपको ये पहले लेक्चर्स में बताया है कि एक जो है वो हमारे पास लाइब्रेरी है कौन आयो, आप उसको ऐड कर लें। कौन आयो 2 मेरे पास है .h। इसके हम पहले एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको देखें, इसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे कंपाइल करना है कोड ब्लॉक के साथ। मैंने इसके सारी एक लेक्चर बनाया था, पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको देखें और उसको हम कैसे इंक्लूड करेंगे। इस कोनायो में हमारे पास बेशुमार जो हैं वो फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कंसोल की मैनिपुलेशन के लिए। जैसे अगर हम स्क्रीन को क्लियर करना चाह रहे हैं अपनी कंसोल की, तो हमारे पास एक फंक्शन है CLRSCR, राइट। और ये फंक्शन जो है बेसिकली इसकी ये उसने डेफिनेशन बताई है कि ये कुछ नहीं रिटर्न करता, आपने इसको कुछ पास नहीं करना। ये जस्ट क्या करेगा कि आपकी स्क्रीन को, जो कंसोल की स्क्रीन है उसको क्लियर कर देगा। अगर मैं सी आउट करता हूँ
यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, राइट, और सेमीकोलन, उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं गेट सी एच भी एक फंक्शन है इस कौन आयो में। इसमें ये क्या है कि आपकी कंसोल से कोई करैक्टर गेट करेगा, राइट। इसमें ये है कि आप गेट सी एच फंक्शन ये क्या करता है कि इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये यूज़र से जो है वो इंस्टेंट इनपुट लेता है किसी करैक्टर के लिए। ये फिर ये नहीं करता कि आप जैसे हम सी इन पढ़ चुके हैं पहले, यूज़र से आप कोई वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो आप सी इन कर दें किसी वेरिएबल में, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है से ए, तो यहाँ पे आप इनपुट लेंगे, राइट। तो इस तरह की जो कंसोल इनपुट है, जो एक्सट्रैक्शन आप करते हैं कंसोल से, इसमें ये है कि सी इन में ये है कि आपको एंटर प्रेस करना पड़ता है, जबकि ये जो गेट सी एच है ये आपको एक करैक्टर की इनपुट तो आपसे लेता है, लेकिन आपको एंटर प्रेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये बेसिकली करता क्या है कि ये बफर को जो है वो आपकी जो बफर है कीबोर्ड से जो आपका सिस्टम लेता है कंपाइलर, वो ये करता है कि इसको इस किस्म की इनपुट में वो क्या करता है कि वो यूज़र से इनपुट लेता है और फिर उस इनपुट को जो है करैक्टर बाई करैक्टर एक बफर में फेंकता है और फिर वेट करता है कि आप कोई की प्रेस करते हैं। जब आप की प्रेस करते हैं देन वो उस बफर को क्लियर करता है और वो जो भी वैल्यू इनपुट आपको आई होती है वो आपके जो है वो किसी वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इस सेंस में ये क्या करता है कि ये बफर में नहीं करेगा। आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे और इंस्टेंटली जो है वो आपको उसका रिप्लाई नज़र आ जाएगा, राइट। आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लें कि आपने की प्रेस किया, एक की प्रेस इवेंट है। आप की प्रेस करेंगे तो उसके अगेंस्ट आप कुछ काम कर सकते हैं। इसको हम डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले, राइट। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली एक प्रैक्टिस के लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं। जो मैंने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इसी को डिस्कस कर लेते हैं, बजाय इसके कि मैं सारा इसको ज़ीरो से जो है वो लिखूं। तो हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें करना क्या चाह रहे थे, बेसिकली मैं इसकी आपको आउटपुट देता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट जो चीज़ें हम पढ़ चुके हुए हैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके जो है वो मैंने एक मेन्यू सिस्टम बनाया है C++ में। वो मेन्यू सिस्टम क्या है उसको हम देखते हैं। हमें पता है कि मैंने एक फ़ंक्शन डिक्लेयर किया है। फ़ंक्शन की जो डेफिनेशन है वो मैंने प्रोग्राम मेन से टॉप, प्रोग्राम जब मेन फंक्शन है यहाँ पे जो मैं कॉल कर रहा हूँ मेन फंक्शन, इससे हमने पहले किया है। हमें पता है कि ये हमारे पास ग्लोबल स्पेस है अवेलेबल। तो सबसे पहले हमें पता है कि प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर में हम पहले हेडर्स इंक्लूड कर लेते हैं जो जो हमें चाहिए होती हैं, ताकि कंपाइलर को ऑलरेडी उनका रेफरेंस पता हो। और टॉप पे ही हम क्या करते हैं कि अपने फंक्शन जो हमने फंक्शन बनाने होते हैं उनकी सिग्नेचर जो है या वो डेफिनेशन हम उसको कंपाइलर को पहले बता देते हैं कि हम ये फंक्शन जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं। और जब हम मेन फंक्शन कॉल करेंगे तो उसको ऑलरेडी पता होगा कि ये फंक्शन जो है जो कॉल किया जा रहा है उसकी डेफिनेशन ये है। और इसको डिक्लेयर जो किया गया होता है वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि वो प्रोग्राम के एंड पे जाके आफ्टर मेन फंक्शन जो है हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये फंक्शन काम क्या करेगा लॉजिकली। वो हम इसको यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मेक श्योर कि ये फंक्शन जो आप डिक्लेयर करते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले, लेकिन इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये कॉल होने से पहले या तो इसकी डेफिनेशन कंपाइलर को पता हो या आपने डिक्लेरेशन यहाँ ही उसको डिक्लेयर भी कर दिया हो कि ये करेगा क्या, राइट। तो मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी पहले। डेफिनेशन ये है कि आप उसको बताते हैं जस्ट कि ये क्या रिटर्न करेगा, इसका नाम क्या होगा, इसको पैरामीटर क्या पास होंगे, कुछ टाइप के पैरामीटर पास होंगे, राइट। तो ये दो फंक्शन है, एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और एक शो मेन मेन्यू फंक्शन, दो हैं। ये करेंगे क्या, इसको हम जाके नीचे डिस्कस करेंगे। जस्ट इधर ये देखें कि इसको हम स्ट्रिंग टाइप की एक अरे पास कर रहे हैं ए, एक इंटीजर वेरिएबल होगा साइज़ का और एक इंटीजर रेफरेंस्ड वेरिएबल है। ये रेफरेंस्ड वेरिएबल और वैल्यू टाइप हम फंक्शन को पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है बेसिकली कि वैल्यू टाइप में जब आप एक वेरिएबल नेम लिखेंगे, जैसे ये साइज़ है तो ये वैल्यू टाइप है।
जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे ये उसकी एक्चुअल वैल्यू की कॉपी जाएगी फंक्शन के पास, राइट। फिर उस लोकल फंक्शन के अंदर आप उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो मेन वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि जब आप किसी वेरिएबल को एज एन रेफरेंस पास करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा हुआ वेरिएबल का, लिख भी सकता हूँ, लाइक अगर मैं एंड ए कर दूँ और एंड से बी कर दूँ तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि आप जस्ट बताते हैं कि ये कोई ए वेरिएबल होगा या जो भी वेरिएबल होगा उसका रेफरेंस यहाँ पे आएगा, राइट। फिर मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए, एक एम लेवल और एक पॉइंटर। इनको मैंने ये पॉइंटर जो है ये पॉइंटर नहीं है जो सी प्लस प्लस की एक जो है वो मेमोरी को लोकेट करने के लिए एक होता है रेफरेंस और डी रेफरेंस करने के लिए, वो पॉइंटर नहीं है, ये जस्ट एक वेरिएबल है पॉइंटर। उसको मैंने डिक्लेयर किया और मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। इसमें मैंने ये वो एक अरे डिक्लेयर की मेन्यू के नाम से, इसमें जस्ट मैंने मंडे ट्यूसडे वेंसडे एक वैल्यू फेंक दी, स्ट्रिंग वैल्यूज, राइट। इसी तरह से एक सी मेन्यू अरे है, इसमें मैंने फिश चिकन पोटैटो, ये दो अरेज हैं, स्ट्रिंग अरेज हैं, राइट। स्ट्रिंग डाटा टाइप है और उसकी इस तरह अरेज डिक्लेयर कर दी हैं। ये यहाँ पे भी आ सकता है बेसिकली, राइट। ये एक अरे यहाँ से इनिशियलाइज होकर यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे चूँकि स्पेस ख़त्म हो रही थी तो मैंने इसको न्यू लाइन पे कर दिया। कंपाइलर जो है वो स्पेस और न्यू लाइन को वो इग्नोर कर देता है, ये हमें पता है, इसलिए वो बेसिकली इसको ट्रू सिंटैक्स कंसीडर कर रहा है। और इसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जी सिलेक्शन, एक लूप चलाया डू वाइल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये डू वाइल क्या करेगा कि एक मेन लूप चलता रहेगा यहाँ तक, ये वाला, और सिलेक्शन नॉट इज़ इक्वल टू 27। ये 27 बेसिकली एस की कोड है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब हम कोना में पढ़ रहे थे कि आप कैसे जो है वो यूज़र से इनपुट लेते हैं और आप जो वैल्यू आपके पास आती है बैक, वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। जो भी करैक्टर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं वो एक एस की कोड उसका रिटर्न करेगा। एस की कोड क्या है, वो बेसिकली इंटीजर वैल्यू ही आती है आपके पास। तो आप अगर आपको करैक्टर्स की एसकी कोड्स नहीं पता तो आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसको प्रिंट आउट करने के लिए चले हम एक इसको हम बाद में अगर हम करके देखेंगे, लेकिन आप इसको आउटपुट कर सकते हैं कि जितने भी एस की करैक्टर हैं, हमें पता है कि उसमें 256 की रेंज है एस की करैक्टर में, उसके सेट में 0 से 255। तो वो जितने भी करैक्टर्स हैं वो आपके कीबोर्ड पे उनकी रेंज है। सपोज़ अगर आप स्मॉल ए कीबोर्ड से अगर आप ए प्रेस करेंगे तो उसका हमें पता है कि वो 97 है। यहाँ पे ये देखें मैंने क्या किया है, जब प्रोग्राम स्टार्ट है हो रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा। फिर वो चेक करता है कि एम लेवल इज़ इक्वल टू 0। ये एम लेवल मैंने यहाँ पे ऊपर देखें ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है इसको 0, मेन से पहले ग्लोबल में पॉइंटर को भी 0। तो वो चेक कर रहा है कि अगर एम लेवल इज़ इक्वल टू 0 इज़ इट ट्रू, येस इट इज़ ट्रू। जब वो फर्स्ट टाइम रन करेगा तो एम लेवल जो है वो 0 है। तो जब वो एम लेवल 0 है तो इफ़ कंडीशन में वो क्या कर रहा है कि हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है, कौन सा, शो मेन मेन्यू। शो मेन मेन्यू जो है ये मैंने यहाँ पे ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है कि इसको 3 पैरामीटर देंगे, ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, राइट। अब ये शो मेन मेन्यू करेगा क्या कि ये एक जो ये वाली, इसको हम ये देखें आप, इसको मैंने एक मेन्यू क्या है, ये बेसिकली अरे है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको पहला पैरामीटर बताया हुआ है कि एक अरे आएगी आपके पास, स्ट्रिंग अरे, राइट। और ये मेन्यू जो है ये देखें, ये मैंने स्ट्रिंग अरे डिक्लेयर की हुई है, राइट। तो फंक्शन को बताया कि आपके पास एक स्ट्रिंग अरे आएगी और उसका साइज़ हमने बता दिया, राइट। अगर मैं इस यहाँ पे ही उसका साइज बताऊंगा तो ये एक एरर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इसका अरे साइज साथ में पास करना पड़ता है। क्योंकि हम इस अरे को मैनिपुलेट करना चाह रहे होंगे तो फिर उसका साइज़ एज एन एक सेपरेट वेरिएबल हम भेज रहे होंगे, राइट। ओके,
तो फर्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो एम लेवल इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, इज़ इट राइट, ट्रू। यहाँ पे ये इक्वलिटी चेक करेगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू है। तो वो शो मेन मेन्यू करेगा। यहाँ पे मेन्यू मैंने वो जो है वो बेसिकली पास कर दी ये रे, और इसका साइज़ मैंने बता दिया कि ये 7 है, 0 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 0 to 6 और 7 है। तो इसका मैंने साइज़ बता दिया 7, और पॉइंटर एक वेरिएबल मैंने पास कर दिया। ये पॉइंटर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये भी ज़ीरो है, राइट। अभी आप समझें कि ये एक इंटीजर वैल्यू ज़ीरो यहाँ पे चलेगी। ये पास बाय रेफरेंस होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसको एक रेफरेंस एज ए रेफरेंस वेरिएबल थर्ड पैरामीटर रेफरेंस्ड है। तो पास बाय वैल्यू मीन जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो एक्चुअल वेरिएबल जाएगा, इसकी कॉपी नहीं जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा कि अगर m लेवल इज़ इक्वल टू 1 है, अगर सपोज़ m लेवल 1 होता तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी थी, ये फॉल्स हो जानी थी, उसने यहाँ पे आ जाना था। फिर वो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनाया हुआ है। सिमिलरली वैसे ही फंक्शन है, जैसे इसमें ये है कि मैंने क्या किया, एक दूसरी अरे पास कर दी सी मेन्यू, ये भी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है। इसका साइज़ 3 है, 0 1 2 और टोटल 3 है, तो वो मैंने 3 पास कर दिया, और साथ उसके पॉइंटर वेरिएबल चला जाएगा उसी तरह से। और देन फिर क्या करेगा कि वो एक टेक्स्ट कलर, हमें पता है कि ये कौन आयो 2 में डिफाइंड है, तो ये कलर टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, उसको ग्रीन कर देगा और बैकग्राउंड को ब्लैक। और यहाँ पे ये जस्ट सी आउट करेगा, और सिलेक्शन इज इक्वल टू गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच हमें पता है कि ये क्या करेगा कि ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, इसको पास कुछ नहीं करेंगे, ये एक इंटीजर, ये इंटीजर क्या रिटर्न करेगा, जो भी आप करैक्टर प्रेस करेंगे उसकी इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। तो वो हमारे पास सिलेक्शन के पास आ जाएगी। देन हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू है ये स्विच को कर दी, जो अभी हमने पढ़ा है स्विच, राइट। तो अब मैंने कहा कि केस 72, ये 72 अगर ये सिलेक्शन के पास वैल्यू 72 आती है, तो ये जो कीबोर्ड के ऊपर जो 72 करैक्टर है, ये बेसिकली आपकी ये एरो की अप है, ठीक है। आप अप एरो की प्रेस करेंगे तो ये आपको 72 रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे मैंने ये कंडीशन चेक की कि m लेवल इज़ इक्वल टू 0 एंड पॉइंटर इज़ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टाइम जब वो आप मेन्यू करेंगे तो पॉइंटर 0 है, m लेवल भी 0 है, तो आप की अप करेंगे तो वो क्या करेगा, पॉइंटर इज़ इक्वल टू 6 कर दो, राइट। फिर वो इसी तरह से चेक करो, अगर ये नहीं कंडीशन तो फिर ये चेक करो, m लेवल 1 है और पॉइंटर 0 है तो पॉइंटर 2 कर दो। इसको मैं ये इतना जस्ट आप समझ लें कि ये की अप है, और फिर उसके बाद 75 जो है वो लेफ़्ट की है, लेफ़्ट की है तो क्या करें, m लेवल को वो 0 कर दो, राइट। और अगर ये जो है राइट की 77 जो है ये राइट की है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ये मैंने कमेंट किए हुए हैं, तो वो m लेवल को 1 कर दो और पॉइंटर को 0 कर दो, और इस केस को ब्रेक कर। 80 जो है वो डाउन की है। उसी तरह से अगेन मैंने चेक किया कि अगर आप रे के आपका जो लेवल है वो मेन्यू का 0 है और आपका जो पॉइंटर है वो 6 पे है, मींस कि आप रे के लास्ट वैल्यू के ऊपर है, तो फिर क्या करो कि वो पॉइंटर को 0 कर दो, यानी वो फर्स्ट वैल्यू के ऊपर चले जाओ। और अगर इसी तरह आपका मेन्यू लेवल 1 है, यानी वो दूसरी मेन्यू में है और आप उसके लास्ट आइटम के ऊपर है, यानी 2 के ऊपर है, 0 1 2 पे है, तो पॉइंटर को 0 कर दो। अदरवाइज़ क्या करो कि वो पॉइंटर में एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दो और ब्रेक कर दो। अगेन ये लूप चलता रहेगा, और इसी लॉजिक की बेस के ऊपर आप ये देखें, हर कोई भी आप जब कोई गेम डेवलप करते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो आपका एक मेन लूप रन कर रहा था, और उस लूप के अंदर आप काम सारा कर देते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसके अगेंस्ट आप आउटपुट करते रहते हैं। ये जस्ट एक मेन्यू है, वो मैंने अभी इधर एक बनाया, इसको जस्ट एक स्विच स्टेटमेंट और इफ़ यूज़ किए। और ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, सिंपली उसका एक कलर है और एक अरे जो है वो फॉर लूप के ज़रिए जो है वो मैंने क्रिएट की हुई है, और वो उस अरे की वैल्यूज़ को उधर वो प्रिंट आउट कर देता है, राइट। इसको अगर आप रन करके दे, सिमिलरली ये जो है ये मेन मेन्यू है, और ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या है कि अगर आप किसी भी पॉइंटर जो भी आप अरे, इसको रन करके देखते हैं,
इसमें अभी क्या एरर आ गया, कन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन इंटीजर एंड ए। ओके, ये वो कहता है कि ये स्ट्रिंग का नाम भी आपने ए दे दिया और ये वेरिएबल भी ए है, तो ये कन्फ्लिक्टिंग है। इसको मैं बी कर देता हूँ, डजंट मैटर। तो ये देखें, ये फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम रन हुआ तो मेन्यू लेवल ज़ीरो है, तो ये क्या किया उसने, वो जो फर्स्ट एरे है मेन्यू वाली, उसमें ये 7 आइटम से वो उसने उसके आउटपुट कर दिया। अब जब मैं की डाउन करूँगा तो आप ये देखें नीचे यू प्रेस द की, अभी उसमें गार्बेज वैल्यू है, लेकिन जब मैं की डाउन प्रेस करता हूँ तो ये 80 है। तो 80 की के ऊपर मैंने कोड जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ देखें, केस 80 पे आप आ जाएंगे जब, तो आपको पता चल जाएगा वो क्या कर रहा है। जब मैंने डाउन प्रेस किया तो फर्स्ट टाइम उसने चेक किया है कि एम लेवल ज़ीरो है, यस। पॉइंटर ज़ीरो है, पॉइंटर 6 पे है, नो। तो वो क्या करेगा कि वो उसको ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड में, क्योंकि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, इसको पार्ट को वो छोड़ देगा। एम लेवल 1 है, फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो इधर आ जाएगा पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस 1, ये पॉइंटर की वैल्यू में एक प्लस कर दो। तो आप देखें कि जब मैंने वो डाउन किया तो वो बेसिकली क्या है कि इस टाइम मैंने वो पॉइंटर को 1 किया है, तो वो यहाँ पे आपको वो मेन्यू नज़र आ रहा है, राइट। अब देखें, अब पॉइंटर जो है वो बेसिकली 6 वैल्यू के ऊपर है और मेन्यू लेवल 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मेन्यू लेवल 0, पॉइंटर इज इक्वल टू 6, तो वो पॉइंटर को 0 कर देगा, राइट। और ये जो मेन्यू जहाँ पे मैंने ये डिक्लेयर किया, ये देखें, मैं एक लूप चलाया जो 0 से उस रे के साइज तक चलता है, और फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या ये आई जो है वो इक्वल है पॉइंटर के। पॉइंटर क्या है कि जो भी वैल्यू उधर पॉइंटर वेरिएबल में होगी वो इसके पास आएगी, तो वो उतना ही जो है वो उसकी वैल्यू को चेक करेगा, और जो भी वो रे वैल्यू होगी उसको उसका बैकग्राउंड जो है वो रेड कर देगा और कलर वाइट कर देगा। जस्ट सिंपल इतनी सी लॉजिक है। अब यहाँ से वो बेसिकली डाउन में करूँगा तो वो पॉइंटर ज़ीरो हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये प्रिंट आउट भी किया हुआ है, ये देखें पॉइंटर इज ज़ीरो है और की वो बता रहा है कि आपने ये 80 प्रेस किया, यानी कि डाउन। अब पॉइंटर 1 हो जाएगा तो वो जो भी वो करंट एरे की वैल्यू होगी उसको वो कलर जो है वो उसका बैकग्राउंड जो है वो रेड करता है और फोरग्राउंड कलर वाइट है, बाकी जो है वो सारी वाइट ही है बेसिकली, ये राइट। अब अगर मैं राइट की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे वो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, वो जो दूसरा मेन्यू है वो आ गया। तो उसी तरह से मैं इसमें वो जो है वो ट्रावर्स कर रहा हूँ मेन्यू में, राइट। और अगर मैं लेफ़्ट की प्रेस करता हूँ तो वो क्लियर स्क्रीन करता है और जो मेन मेन्यू है उसको वो प्रिंट आउट कर रहा है दोबारा से। सिंपल ये एक मेन्यू सिस्टम है। इसी मेन्यू सिस्टम को आप लेके, ये जो आपको ब्लिंक करता नज़र आता है, ये बेसिकली क्या है कि आप स्क्रीन को क्लियर करते हैं देन उसको आउटपुट कर रहे हैं अगेन उस तरह से। तो ये जो थोड़ा सा बिहेवियर है इस कंसोल का, इसमें हमारे पास वो जो वो फंक्शनैलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम इस ब्लिंकिंग को ख़त्म करें, एक स्मूथ सी स्क्रीन हमें नज़र आए और हमारे पास बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हों। या तो हम खुद से डिक्लेयर करें, प्रोग्राम करें जो है उन चीज़ों को, तो हम इस कंसोल को जो है वो बेहतर बना सकते हैं खुद से, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस और टाइम रिक्वायर्ड है कि आप अपनी उस तरह की कंसोल बनाएं। तो इसके लिए एक थर्ड लाइब्रेरी है जो हमें बेटर जो है वो फंक्शंस प्रोवाइड करती है, और उसकी कंसोल विंडो अपनी है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें स्मूथ हम कर सकते हैं। हमारे पास अभी कौन आयो में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि कहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया को जाके क्लियर कर सकें। हमारे पास अभी जस्ट एक फंक्शन है क्लियर स्क्रीन, वो उसने क्या करना है, वो सारी स्क्रीन को क्लियर कर देना। तो जब भी हम कोई सपोज़ ये देखें मैं करूँगा तो वो पहले सारी स्क्रीन को क्लियर करता है जो भी आपकी ये कंसोल विंडो है, और उसके बाद वो जो भी आपके वैल्यूज़ हैं उनको वो आउटपुट करता है। तो ये जस्ट एक छोटा सा मेन्यू प्रोग्राम है। इसकी इस तरह का एक मेन्यू प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें आप। ये जस्ट अभी इधर तो मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा है, और अभी इसमें एक मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ जो आप करने की कोशिश करें। जब मैं ये सपोज़ मंडे करूँ तो जो
जो मंडे का मेन्यू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है ना वो शो, अभी तो मैंने जस्ट एक मेन्यू बनाया हुआ है फिश चिकन एंड पोटैटो, वो सब के ऊपर यही नज़र आएगा। तो जो भी जिस वैल्यू के ऊपर वो हो, मसला इस टाइम करंट पॉइंटर मेरे पास 3 है, तो जब मैं राइट की प्रेस करूं तो फिर वो मेरे पास जो है वो बेसिकली इस थर्सडे का जो है वो मेन्यू आना चाहिए। ये आप इसकी आप थोड़ी सी इसमें एनहांसमेंट करके देखें एज अ प्रैक्टिस। स्विच ये सारा मैंने स्विच के साथ किया, आप इफ़ के साथ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपकी लॉजिक है, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसकी प्रैक्टिस करने की बात है। आप इस लॉजिक को आप किसी भी तरीके से आपकी अपनी लॉजिक हो सकती है, इसमें कोई ऐसी चीज़ मैंने यूज़ नहीं की जो हमने पहले से नहीं पढ़ी। ये फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, ये अरेज हम पढ़ चुके हैं, डू वाइल डू लूप पढ़ चुके हैं, फॉर लूप पढ़ चुके हैं, इफ़ कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि कैसे लिखेंगे। स्विच स्टेटमेंट आज हमने पढ़ी है कि आप इसको एक इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, इसको आप एक एक्सप्रेशन दें, जो एक्सप्रेशन भी कोई एक रिज़ल्ट, एक वेरिएबल का रिज़ल्ट दे रही हो, उसी को ही उसकी बेस पे ही आप कोई केस लिखते हैं, उन केसेस की बेस पे। अब ये केस 72 क्या है, ये बेसिकली हमें पता है कि ये जो गेट सी एच रिटर्न करेगा वैल्यू, अब गेट सी एच क्या है, फंक्शन ही हम पढ़ चुके हुए हैं कि या कीबोर्ड से कोई वैल्यू करैक्टर गेट करने के लिए। तो अगर आप अप की प्रेस करेंगे तो आपको वो ये रिटर्न करेगा 72, सिलेक्शन के पास 72 आ जाएगा, केस 72 है, तो वो हमें पता है कि ये अप की प्रेस हुई है, तो हम उसकी लॉजिक जो है वो इस तरह से बना लेंगे। कौन आयो का जब मैंने आपको लेक्चर हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको वो राइट और लेफ़्ट से कर्सर को मूव करना बताया था कि आप उसको कैसे कर्सर को मूव कर सकते हैं। इसी तरह से आप अप डाउन भी कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली आप एक लूप लगा देते हैं, उस लूप के अंदर जो है वो मेन लूप है, इसमें मैंने ये नॉट इक्वल टू 27, ये 27 अगेन याद रखिएगा कि ये मैंने जब भी आप ये 27 करेंगे तो ये एस्केप की का कोड है, जब भी मैं एस्केप प्रेस करूँगा तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा वो, क्योंकि वो लूप ब्रेक कर देगा। मैंने ये यहाँ पे कंडीशन लूप की लिखी हुई है कि सिलेक्शन नॉट इक्वल टू 27, जब तक सिलेक्शन की वैल्यू 27 नहीं होती ये लूप चलता रहेगा, राइट। अब वो जो ही वो मैं एस्केप करता हूँ तो वो एग्ज़िट कर देता है। इसके अलावा आप इसको रन करें तो ये मेरे पास और कोई अभी तक मेथड नहीं है कि मैं प्रोग्राम से एग्ज़िट करूँ सिवाय इसके कि इसको इन्फोर्स करूँ, विंडो की कंसोल ही बंद कर दूँ, राइट। तो अदरवाइज़ प्रोग्राम की एग्ज़िट करने का मेरे पास मेथड क्या है जो मैंने बनाया कि वो प्रेस, नीचे मैं लिख भी सकता हूँ कि एस्केप टू एग्ज़िट, राइट। या मैं इधर एक, चले हम इसको इस तरह से करके देख लेते हैं, एक एरे में एक वैल्यू ऐड कर देते हैं और उसको एग्ज़िट कर देते हैं, राइट, ताकि हम ये एक वैल्यू और ऐड करते हैं संडे के बाद, इसको हम एग्ज़िट लिख देते हैं, राइट। और ये स्ट्रिंग है चूँकि इसको, तो इसको हम विद इन डबल कोटेशन मार्क लिखेंगे और इसको भी हम एक एग्ज़िट बना देते हैं, ताकि अगर वो इस वैल्यू के ऊपर की प्रेस करे, आप एंटर की को कर सकते हैं, एंटर का कोड 13 है, तो जस्ट आप इधर ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उधर ऐड हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे जस्ट हमें वो साइज़ जो है वो पास करना पड़ेगा, 7 की जगह 8 करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 की जगह मुझे 4 करना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी कोड ऐसा ही रहेगा एज इट इज़। अच्छा, अब आप देखें कि वो 6 के बाद 7 पे नहीं गया, वाई? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने चूँकि 6 लिखा हुआ था तो इसको मैं 7 करूँगा, और इसको 2 लिखा हुआ था क्योंकि ये टोटल 0 to 2 है तो इसको मैं 3 कर दूँगा, और
इसी तरह से यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसको मैं 7 कर दूँगा और इसको मैं 3 कर दूँगा, राइट। बाकी कोड में मैं कोई चेंजिंग नहीं करूँगा, जस्ट अप डाउन के ऊपर मैंने चेंजिंग किया। अब ये देखें 7 हो गया, राइट। और उसी तरह से ये मेन्यू एक ऐड हो गया आइटम। आप डायनामिकली भी कोशिश कर सकते हैं कि आप वैल्यू, लेकिन अब ये चूँकि ये जो अरेज है ये स्टैटिक अरे है, ठीक है, यानी ये वाली ओल्ड स्टाइल। एक डायनामिक अरे भी बना सकते हैं। अब ये स्टैटिक और डायनामिक अरे क्या है कि ये जब आप अभी अरे डिक्लेयर करते हैं तो आप इसमें डायनामिकली यानी एट द टाइम ऑफ जब आप प्रोग्राम रन करते हैं, इस प्रोग्राम को लोड कर देते हैं मेमोरी में, तो फिर आप इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, इसके साइज़ को चेंज नहीं कर सकते, जो इसका साइज़ है वही रहेगा। तो डायनामिक अरे भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब आप सपोज़ आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आप मेन्यू में कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं कि वो तो, या कोई भी आपकी लॉजिक का प्रोग्राम की, तो वो आप कर सकते हो डायनामिकली, आप उसमें ऐड करें, वो आपके वैल्यू में जो है वो ऐड हो जाए, अरे में ऐड हो जाए। और अरे के अलावा और भी डेटा स्ट्रक्चर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिस्ट हैं, मैप्स हैं, वो हम आने वाले लेक्चर में जब जब हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे तो हम इनको जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो आज हमारा मेन फोकस जो था वो बेसिकली केस स्विच स्टेटमेंट और जो है वो इन्यूमरेशन के ऊपर था। इन्यूमरेशन वो क्या है कि आप अपने जो है वो कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपकी गेम की स्टेट जो है वो, सपोज़ आप कोई गेम क्रिएट करते हैं तो उसमें आप एक कांस्टेंट्स डिक्लेयर कर देते हैं कि स्टेट जो है वो एग्जिट स्टेट है, उसकी प्लेइंग स्टेट है, पॉज स्टेट है, तो आप फिर उसकी बेस के ऊपर वो कांस्टेंट आपने जो कि डिक्लेयर किए होंगे, देन आपको पता होगा कि ये बजाय इसके कि आप लिखें एक स्टेट इज़ इक्वल टू 0, आप लिख देंगे स्टेट इज़ इक्वल टू पॉज, तो वो आपकी रीडेबिलिटी जो है प्रोग्राम की वो बेहतर हो जाएगी। इन्यूमरेशन का इसके अलावा मुझे और कोई ख़ास जो है वो मकसद नज़र नहीं आता, जो स्वाइस के क्या वो कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं जिनको आप इजीली रीड कर सकते हैं। आपको प्रोग्राम में किसी भी जगह पे आप होंगे तो आपको समझ होगी कि आपने ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये पॉज, बजाय इसके कि आपने लिखा हो गेम स्टेट इज़ इक्वल टू 2। अब आपको क्या पता ये 2 क्या है, आप 1 साल बाद आते हैं प्रोग्राम देखते हैं तो आप कहते हैं ये स्टेट 2 क्या था, भूल गए। तो लेकिन अगर आपने स्टेट इज इक्वल टू पास लिखा होगा तो आपको पता हो कि ये कांस्टेंट मैंने डिक्लेयर किया था ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये स्टेट जो है वो पास स्टेट में है, जैसे कि 2 को आप याद रखें। तो ये एक मेन्यू क्रिएट करने की कोशिश की। तो आप ये कोशिश करें कि आप जब आप इसको एक तो मैंने आपको कहा कि जो भी पॉइंटर हो उसी का मेन्यू जो है वो आगे नज़र आए, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। और दूसरा ये कि जब आप एग्ज़िट के ऊपर करें तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाए, ठीक है, एक ये भी करके देखें। जब आप एग्ज़िट के ऊपर एंटर करें, अगर आपका पॉइंटर इज़ इक्वल टू 7 एंड सिलेक्शन इज़ इक्वल टू 13 हो तो एग्ज़िट कर जाओ, ये इतनी सी एक कंडीशन है, प्रोग्राम को एंड कर दो। प्रोग्राम टर्मिनेट करने का तरीका क्या है कि आप क्या करते हैं, इसको करके देखते हैं। चले यहाँ पे केस एक कॉपी कर लेते हैं, राइट, ब्रेक तक। ये मेक श्योर कि जब आप एक केस लिखते हैं तो इसको ब्रेक ज़रूर करें। अगर आप ब्रेक नहीं लिखेंगे तो वो क्या करेगा कि ये सपोज इस जगह पे मैं ब्रेक नहीं लगाता तो वो क्या करेगा, इन दो कंडीशंस को जो है वो और कर देगा कि या ये कर देगा, तो वो दोनों को या तो वो देखेगा 77 या 80, वो एक ही कंसिडर कर देगा। तो आप मेक श्योर जब आप केस लिखें तो उसको वो ब्रेक ज़रूर करें उस केस को, कि ये के काम करो और फिर ब्रेक कर दो,
देन अगेन जो है वो ये ब्रेक क्या करेगा कि वो बेसिकली स्विच से एग्ज़िट कर देगा। अगर वो नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट जो होगा केस उसमें फॉल कर देगा आपका प्रोग्राम, वो इस कंडीशन में आएगा 75, उसको ब्रेक नहीं मिलेगा, वो फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा, इस केस पे आ जाएगा। तो ये मेक श्योर कि जब आप ब्रेक जो है वो मस्ट लगाएं केस के एंड पे। इसमें हमने एक पढ़ा था डिफ़ॉल्ट भी, कि अगर आपकी कोई केस मैच नहीं कर रहा तो फिर आप सम टाइम आप किसी डिफ़ॉल्ट केस में जाना चाहते हैं, जैसे इफ़ में हम कहते हैं कि ये कंडीशन मैच करो तो ये होना चाहिए, एल्स जो पार्ट होता है, तो इसमें हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट पार्ट होता है कि अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट पार्ट में आ जाओ, उसमें हमने ये काम करना है, राइट। अच्छा, ये मैंने अभी कॉपी किया, तो यहाँ पे जो है वो एंटर करके हम पेस्ट करते हैं। इज इट पेस्ट? नो, ओके, मे बी मैंने, तो ये जो है केस 80, ये बेसिकली केस 80 नहीं होगा। मैंने इसको आपको बताया कि ये केस 13 है। 13 क्या है कि एंटर की होगी आपकी, राइट। तो इसको हम केस 13 लिखते हैं कि अगर आपने एंटर की प्रेस की है तो वो क्या चेक करे, सबसे पहले कि वो चेक करे कि अगर तो एम लेवल 0 है और पॉइंटर जो है वो 7 के ऊपर है। अब यहाँ पे हमने अगर एंटर की प्रेस की है तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर मेन्यू लेवल 0 है और उसके लास्ट एंट्री के ऊपर, हमें पता है एग्ज़िट जो है वो 7th लेवल के ऊपर है, तो वो क्या करे, प्रोग्राम जो हमारा है वो उसको टर्मिनेट कर दे। प्रोग्राम को टर्मिनेट करने का, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को एंड करने का तरीका ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है एग्ज़िट, राइट। एग्ज़िट कर दो तो मीन के प्रोग्राम की टर्मिनेशन यहाँ पे स्टॉप कर दो। अगर तो मेन्यू लेवल 1 है और इसकी जो पॉइंटर 13 है, तो देन क्या करो, वो प्रोग्राम को एग्ज़िट ना करो, उस मेन्यू को एग्ज़िट कर दो, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि वो पॉइंटर को 0 कर देगा, राइट। और हम नेक्स्ट एक एल्स नहीं लगाना चाह रहे, तो बस उसमें क्या करो कि पॉइंटर को जो है वो 0 कर दो और वो ऑटोमेटिकली बाकी वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है उसको चेक कर लेगी। इसको अब रन करके देखते हैं। वो कहता है कि ये जो एग्ज़िट जो है एग्ज़िट 0 करते हैं, तो वो क्या कहता है, ऑलराइट। अब ये है वो 7 और यहाँ पे जो है वो अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई। दूसरी कंडीशन मैंने लगाई हुई है कि अगर आप एस्केप प्रेस करेंगे तो वो फिर भी एग्ज़िट कर देगा। आप उसको आप लॉजिकली चेंज करना चाह रहे होंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ मैं दूसरे मेन्यू में हूँ और यहाँ पे मैं एग्ज़िट करूँगा तो वो क्या है, उसको एग्ज़िट करने को क्या वो कर क्या रहा है कि वो पॉइंटर को तो 0 कर रहा है, लेकिन दूसरा फंक्शन जो है वो इस मेन्यू को वो एग्ज़िट नहीं कर रहा, राइट। वो क्या करता है कि पॉइंटर इज़ इक्वल टू 0 कर रहा है और इसके बाद हम कहते हैं कि ये एम लेवल जो है ना, मेन्यू लेवल, उसको भी 0 कर दो ताकि वो दूसरा मेन्यू शो जब भी रन करे, राइट। और चूँकि मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया यहाँ पे तो मेक श्योर। अब अगर मैं दूसरे मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पे एग्ज़िट पे करता हूँ तो वो देखें वो उस मेन्यू को क्लोज़ करता है और प्रीवियस मेन्यू में आ जाता है। ये मेरा एम लेवल मीन मेन्यू लेवल 0 है और जब मैं राइट की करता हूँ तो ये मेन्यू लेवल 1 हो जाता है, एम लेवल 1 वैल्यू हो गई है। तो यहाँ पे जब मैं एग्ज़िट करूँगा तो एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे अगर मैंने वो कोड इस तरह से लिखा है कि अगर वो
उसका पॉइंटर वैल्यू 3 है और एम लेवल 1 है और एग्ज़िट पे, यानी इसका मतलब है मैं एग्ज़िट पे हूँगा, तो मैं एंटर करूँगा तो वो क्या करे, पॉइंटर को ज़ीरो कर दो और एम लेवल को भी ज़ीरो कर दो, तो वो आप देखिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी और प्रीवियस मेन्यू आ जाएगा। ये देखें मंडे में, राइट। आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ से अब इस ये भी आप प्रैक्टिस करके देखें। सपोज़ मैं मेरे पास करंट जो पॉइंटर है वो 3 है, तो जिस पॉइंटर से मैं नेक्स्ट वैल्यू में जाऊँ, जब मैं एग्ज़िट करूँ उस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यानी नेक्स्ट मेन्यू से, तो वो जब रिटर्न करे तो वो प्रीवियस पॉइंटर के ऊपर हो, यानी कि उसी थर्सडे के ऊपर। इसको भी प्रैक्टिस करके देखें। अभी तो मैंने उसको वो ज़ीरो कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़ीरो पे चला जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो उसी मेन्यू के ऊपर जाए जहाँ से मैं नेक्स्ट मेन्यू में आऊँ। और एक आपने ये करना है कि वो जो भी मेन्यू सेलेक्ट करे उसी का नेक्स्ट मेन्यू जो है वो नज़र आना चाहिए। मोर मेन्यू बनाएं आप पर डे के हिसाब से, और इसकी आप प्रैक्टिस करके देखें। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी न्यूमरेशन और स्विच स्टेटमेंट की। अगर आप जो है वो किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर करूँ। इसके अलावा आप उर्दू IT अकेडमी के फेसबुक पेज के ऊपर भी जाके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।